आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 किशोरावस्था की और आपके बुक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी बहुत इजी और शॉर्ट लैंग्वेज में। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो उस पदार्थ का नाम हो जाएगा हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किशोरावस्था की परिभाषा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, एक तो बाल्यावस्था और एक युवावस्था के बीच की अवधि क्या कहलाती है? किशोरावस्था। इस समय शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इसको। ठीक है, तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो क्या होता है? तब इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिससे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऋतुस्राव या रजोधर्म। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, रुक जाता है, जिसे बोलते हैं रजोनिवृत्त। ठीक है, अब समझते हैं कि ऋतुस्राव कैसे होता है। कि जैसे अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ। निषेचन कैसे होता है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। अगर किसी कारणवश अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिला तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो अंडाणु होता है वो महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है रुधिर वाहिकाओं के साथ में, जिससे कि महिलाओं में क्या होता है? रक्तस्राव। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। जो पहली बार होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रजोदर्शन। और 45 से 50 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं रजोनिवृत्त। ठीक है, आया समझ में? ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब युवावस्था शुरू होती है तो उस समय हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आने हैं, उनकी हमें सूची बनानी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। लंबाई में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होने लगती है। जनन अंगों का विकास होना, जनन अंगों का विकास होने लगता है। स्वर में परिवर्तन होता है। ठीक है, लड़कों की आवाज़ फटने लगती है ना। और शारीरिक आकृति में परिवर्तन होना। शारीरिक आकृति में कैसे? कि लड़कों के जो कंधे होते हैं वो चौड़े होने लग जाते हैं। लड़कियों की कमर का निचला वाला हिस्सा चौड़ा होने लग जाता है। उसके बाद में है युवाओं के चेहरों पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के कई बच्चों के चेहरे पर कील मुहासे होने लगे, तो वो यौवनारंभ के समय होता है। ठीक है, लड़कों के चेहरे पर बालों का आना, कई लड़कों के चेहरों पर फिर है ना हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है ना जब यौवनारंभ स्टार्ट होता है। तो फिर है महिलाओं में ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, और महिलाओं में फिर ऋतुस्राव शुरू हो जाता है ना। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिक हो जाती है, और उस समय जब यौवनारंभ शुरू हो जाता है तो उस समय मस्तिष्क में जो आपकी सीखने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा तेज होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉलम वाली एक सारिणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखना है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी तरफ उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में। समझ के? उसके बाद में है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में। ओके, उसके बाद में है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। और एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो होती कहाँ है? तो वो होती है हमारी किडनी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, जिसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। और अग्नाशय होती है हमारे पेट में। ठीक है,
उसके बाद में अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और अंडाशय जो ग्रंथि होती है वो होती है महिलाओं में सिर्फ, ठीक है, पुरुषों में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया और उनके प्रकार्य बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंग हार्मोन क्या होता है। तो नर में वृषण द्वारा एवं मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, नर में तो वृषण द्वारा और मादा में अंडाशय द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोलते हैं लिंग हार्मोन। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह नर एवं मादा लिंग में अलग अलग होते हैं। इनको नामकरण ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये नर एवं मादा लिंग में अलग अलग होते हैं। नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखते हैं इनके कार्य। तो नर लिंग हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या क्या हैं, तो यह वृषण द्वारा स्रावित होता है। सबसे पहले कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वृषण द्वारा स्रावित होता है। फिर है इसके काम कि इससे लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी आने लगती है, बाल आने लगते हैं ना। उसके बाद में है ये शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो नर लिंग हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के काम क्या क्या है, ये वृषण द्वारा स्रावित होता है, लड़कों के चेहरों पर बाल आने लगते हैं, और शुक्राणु जो उत्पन्न होते हैं उसकी क्षमता को ये बढ़ा देता है। अब देखते हैं मादा लिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन के काम। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है अंडाशय से। ठीक है, यह मादा में गौण लक्षण जैसे स्तनों में वृद्धि आदि को नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्तनों में वृद्धि को नियंत्रण करता है। ठीक है, और क्या करता है ये गर्भ धारण में सहायक होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सही विकल्प चुनिए। तो क्या करते हैं, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं ऑप्शंस। उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, किशोर में स्वाद नलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका ख पाठ करते हैं। ख वाला करते हैं, स्त्रियों में जनन आयु या काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, यानी निम्न में से कौन सा भोजन किशोर के लिए सबसे अच्छा है। तो चिप्स, नूडल्स, कोक, क्या ये अच्छे हैं, नहीं। ठीक है, तो चावल, नूडल्स, बर्गर, चावल ठीक है लेकिन नूडल्स बर्गर ठीक है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। शाकाहारी टिक्की, चिप्स लेमन पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, रोटी दाल सब्जियां। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, रोटी दाल सब्जियां, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले एडम सैंपल, फिर है गौण लैंगिक लक्षण, फिर है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले है फर्स्ट वाला एडम सैंपल, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिंक्स में वृद्धि प्रारंभ होती है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम सैंपल या कंठमणि, ये कंठमणि है। ठीक है, कंठमणि कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये गले के पास ये है उभरा हुआ भाग, ये देखिए सामान्यतः ये वाला भाग, इसको बोलते हैं एडम सैंपल। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो ये वाला ऊपर वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर टिप्पणी करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, यौवनारंभ में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है।
यह लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं और इन्हें ही क्या बोलते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। मतलब वो लक्षण जिससे लड़के और लड़कियों को पहचानने में मदद मिले उनको बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, गर्भ में लड़का होगा या लड़की, ये कैसे निर्धारण होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको आंसर को पढ़ेंगे फिर समझेंगे अच्छे से, है ना। तो अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है, सदैव एक एक्स गुणसूत्र होता है। परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो क्या होता है, युग्मनज एक्स गुणसूत्र होंगे। ठीक है, एक्स एक्स मिलकर क्या बनेंगे, एक्स गुणसूत्र। तो किसका निर्माण होगा, मादा का, मादा शिशु का। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज क्या बनेगा, नर शिशु। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये शुक्राणु है, एक तो वाई है और एक एक्स है। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा, अंडाणु हमेशा एक्स ही होगा। ठीक है, ये एक्स से मिलेगा वाई, तो क्या होगा, वाई और एक्स मिलकर एक्स वाई बनेंगे, मतलब नर। ठीक है, वाई और एक्स मिलकर क्या बनेंगे, नर, नर का निर्माण होगा। और जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेंगे, मादा। तो किसका निर्माण होगा, लड़की का। ठीक है, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। इसके अगला क्वेश्चन है पजल्स वाला, वो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको वो भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो मैं वो भी करवा दूँगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।